डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व या व्यापार की शर्तों के निर्धारक घटक। टर्म्स ऑफ ट्रेड के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, और उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होती है। अब हमें यह देखना है कि कब किसी कंट्री की टर्म्स ऑफ ट्रेड बदल जाती है, कब किसी देश के लिए व्यापार की शर्तें बदल जाती है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड या तो फेवरेबल हो जाएगी या अनफेवरेबल हो जाती है, या तो उस देश के अनुकूल हो जाती है या उस देश के प्रतिकूल हो जाती है। तो कब ऐसा होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाती है? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को फेवरेबल और अनफेवरेबल करते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं डिटरमिनेंट्स को, उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, या सबसे महत्वपूर्ण कारक जो व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालता है, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड एंड सप्लाई, पारस्परिक मांग व पूर्ति। अब हम ये पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस जो बने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, उनमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग क्या होती है। द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड एंड सप्लाई, प्रत्येक देश डिमांड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, प्रत्येक देश के आयात व निर्यातों की लोच तथा शक्ति। तो जिस कमोडिटी का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जिस कमोडिटी का आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या है। सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो मांग और पूर्ति, आयातों व निर्यातों की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालती है। और किस तरीके से डालती है, तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज लेस इलास्टिक। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज लेस इलास्टिक। मान लीजिए जिस कमोडिटी की आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वस्तु का आप निर्यात कर रहे हैं, उसकी जो मांग है वो लेस इलास्टिक है। यानी कि मान लीजिए दो कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, और कंट्री ए एक्स कमोडिटी का, एक्स वस्तु है, एक्स कमोडिटी का, इसका कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि जो बी की डिमांड है इन एक्सपोर्ट्स के लिए, दैट इज लेस इलास्टिक, कम लोचदार है। इसका मतलब कि अगर इस कमोडिटी की प्राइस में ज्यादा वेरिएशन हो जाएंगे तो भी बी कंट्री की जो डिमांड है इस कमोडिटी के लिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया है, पढ़ा होगा आपने कि व्हाट इज लेस इलास्टिक डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि जिस रेट से कीमत बदल रही है, जिस रेशो से कीमत बदल रही है, डिमांड में उससे कम रेट से, उससे कम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। जिस अनुपात में कीमत बदल रही है, मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अगर इस कमोडिटी की प्राइस राइज भी हो जाती है, बहुत ज्यादा राइज हो जाती है, तो भी बी कंट्री की तरफ से इस प्रोडक्ट की डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यानी बी कंट्री इस कमोडिटी की डिमांड को कम करने वाला नहीं है, और करेगा तो बहुत कम बहुत उसका जो रेट होगा वो बहुत लेस होगा। इसलिए जब ऐसा होगा कि अगर ए कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स की प्राइस बढ़ा भी दे तो भी बी कंट्री की तरफ से इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली, तो इस केस के अंदर जो ए कंट्री है उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड वो कहां जाने वाली है, वो फेवर में जाने वाली है, अनुकूल होने वाली है। तो ये फेवरेबल टीओटी हो गई। इसी तरह से डिमांड फॉर इंपोर्ट इज लेस इलास्टिक, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज लेस इलास्टिक। अब अगर हम यहीं पे वापस यही एग्जाम्पल लें कि दो कंट्री हैं ए और बी, और बी कंट्री ए कंट्री को वाई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी जो वाई कमोडिटी है वो ए कंट्री का इंपोर्ट हो गया, एक तरह से आयात हो गया है, ये इसके इंपोर्ट्स हो गए।
तो यहां पर हम कह रहे हैं कि डिमांड फॉर इंपोर्ट इज लेस इलास्टिक, यानी ए देश जो बी से वाई कमोडिटी का आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक है, लेस देन 1 है, बेलोचदार है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में अगर बी इस कमोडिटी की प्राइस राइज भी कर दे तो ए की डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। इसका मतलब ए कंट्री के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी, जो व्यापार की शर्तें होगी, वो प्रतिकूल हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। इसी तरह से अब अगर हम रिवर्स कर दें कि सप्लाई, अभी हम डिमांड की बात कर रहे थे, अब हम सप्लाई, पूर्ति की बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर इलास्टिक। ये किसकी बात हो रही थी? की बात हो रही थी। यहां पर हमने डिमांड को डिस्कस किया है, यहां पर भी हमने इंपोर्ट्स की डिमांड को डिस्कस किया है, और अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की। सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर इलास्टिक। तो यहां पर फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, और ए कंट्री जो बी कंट्री को एक्स कमोडिटी क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, उसकी सप्लाई इलास्टिक है, लोचदार है। यानी कि अगर यहां बी कंट्री ज्यादा प्राइस देगा तो ही ये ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में ए कंट्री के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो क्या होगी? अनफेवरेबल होगी। एंड इफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक, अगर पूर्ति की लोच जो है वो कम लोचदार है, बेलोचदार है, तो इसका जस्ट रिवर्स रिजल्ट हमारे सामने आएगा, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये इस तरीके से जो पारस्परिक मांग और पूर्ति है, जो रेसिप्रोकल डिमांड और सप्लाई है, वो किस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालती है, उसका एनालिसिस यहां पर हमने किया है। एंड वी हैव टू अज्यूम, अगर हमें ये मानना पड़ेगा, ये मान्यता रखनी पड़ेगी कि अगर हम डिमांड की स्टडी कर रहे हैं या सप्लाई की स्टडी कर रहे हैं, सो वी अज्यूम रेस्ट अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेन्स कांस्टेंट। जो बाकी अन्य घटक हैं जो व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालते हैं, वो सब स्थिर रहेंगे। तो ये तो बात हुई फर्स्ट फैक्टर की, रेसिप्रोकल डिमांड एंड सप्लाई। अब हम सेकंड फैक्टर लेते हैं, चेंज इन डिमांड। अभी हम जो बात कर रहे थे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो हम यह कहेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। कि कोई भी देश जो निर्यात और आयात कर रहा है, उस निर्यात और आयात की मात्रा का आकार क्या है, साइज क्या है, कितनी वो डिमांड एक्सपोर्ट्स की कर रहा है, कितनी वो सप्लाई एक्सपोर्ट्स की कर रहा है। तो यहां पर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो अगर हम यहां फिर से सेकंड फैक्टर को यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वी अज्यूम अगेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य बातें हमारे यहां पर स्थिर है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, कि जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो बढ़ गई है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब फिर से आप समझिए, ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। ए कंट्री बी कंट्री को हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स कमोडिटी का क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहां बी कंट्री में डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की मांग जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि ये जो ए कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, उस वस्तु की मांग, उस कमोडिटी की डिमांड बी कंट्री में क्या हो गई है? राइज हो गई है। तो एज ए रिजल्ट, जब आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड, ये एक्सपोर्ट्स की डिमांड, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ जाती है, तो एज ए रिजल्ट, ड्यू टू राइज इन डिमांड, मांग के बढ़ने से क्या होगा? द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो निर्यातों की कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है, अगेंस्ट द प्राइस ऑफ इंपोर्टेबल्स। आपके एक्सपोर्टेबल्स की, आपके निर्यातों की कीमतें बढ़ जाएगी। और अगर निर्यातों की कीमतें बढ़ गई है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें जो है वो आपके फेवर में आ जाएगी, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल रिवर्स कर दें कि यहां जो बी कंट्री ए को क्या कर रहा है?
एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी ए का इंपोर्ट हो गया हो, मान लीजिए वाई कमोडिटी, ये यहां पर मैंने वाई कमोडिटी लगा दी है। तो अब हमने बोला कि डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इंक्रीजेस, कि अगर मान लीजिए ए देश में आयातों की मांग बढ़ गई है, ए देश वाले अब वाई कमोडिटी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो कि उसे बी देश से आयात करना पड़ रहा है, बी देश से आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो एज ए रिजल्ट प्राइस ऑफ इंपोर्टेबल्स राइजेस, तो आयातों की कीमतें बढ़ जाएगी, और अगर आयातों की कीमतें बढ़ गई यानी हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है अब, तो आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो प्रतिकूल हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, ये अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी। तो यहां हमने देखा कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट से जो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो फिर आपकी फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाती है, और अगर इंपोर्ट की प्राइस राइज हो जाती है तो फिर आपकी अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड यहां पर हो जाती है। तो ये हमने सेकंड फैक्टर यहां पर डिस्कस किया है, चेंज इन डिमांड। इसी तरह से थर्ड फैक्टर आता है चेंजेस इन फैक्टर इंडोमेंट्स, जो साधन संपन्नताएं हैं उनमें अगर परिवर्तन होता है। अब साधन संपन्नताएं, फैक्टर एंडोमेंट मींस व्हाटएवर फैक्टर विच इज अवेलेबल इन दैट कंट्री, उस देश में जो साधन उपलब्ध है, अगर वहां उसकी सप्लाई में किसी तरह के कोई चेंजेस हो जाते हैं, कि मान लीजिए वो फैक्टर की सप्लाई राइज हो जाती है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, जो निर्यात आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो फैक्टर सप्लाई है वो राइज हो जाती है, तो क्या होता है, या अगर आप जिस कमोडिटी का इंपोर्ट कर रहे हो उसको बनाने में जो फैक्टर्स लग रहे हैं, अगर उसकी सप्लाई राइज हो जाती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां हम देखने वाले हैं कि निर्यातों व आयातों में जो उत्पत्ति के साधन काम में आ रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम में आ रहे हैं, उनकी पूर्ति में, उनकी सप्लाई में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, मान लीजिए जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि इंक्रीज इन द फैक्टर सप्लाई विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, कि देश जिस कमोडिटी का, कंट्री जिस प्रोडक्ट का, देश जिस वस्तु का निर्यात कर रहा है, या जो निर्यात उद्योग, जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं, उन निर्यातों में जो काम में आ रहे हैं फैक्टर्स, उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा हुआ कि आप जिन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें काम में आने वाले, उनके प्रोडक्शन में काम में आने वाले फैक्टर्स की सप्लाई राइज हो जाती है, तो देखो आप, फैक्टर सप्लाई इंक्रीजेस, तो एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो आउटपुट होने वाला है, जो प्रोडक्शन होने वाला है, जो प्रोडक्शन होगा एक्सपोर्ट्स का, वो राइज हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट्स का प्रोडक्शन राइज हो गया, यानी अब पहले से ज्यादा आउटपुट हो गया आपके कंट्री में, तो एज ए रिजल्ट जो एक्सपोर्ट की प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है, यानी आपकी जो कीमतें हैं निर्यातों की वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जब आपको अपने निर्यातों की कम प्राइस मिल रही है तो आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इंक्रीज इन फैक्टर सप्लाई इज रिलेटेड टू इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स, कि जो आयात वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, अगर उनके केस में फैक्टर सप्लाई बढ़ जाती है, जिन वस्तुओं का आप आयात कर रहे हो उनकी फैक्टर सप्लाई अगर बढ़ जाती है, उनमें जो उत्पत्ति के साधन काम में आ रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम में आ रहे हैं, अगर उसकी सप्लाई राइज हो जाती है तो इसका मतलब जस्ट रिवर्स रिजल्ट, जो ऊपर रिजल्ट आया था उससे बिल्कुल उल्टा रिजल्ट हमें यहां पर मिलने वाला है, कि इसका मतलब जो इंपोर्ट्स का प्रोडक्शन होगा वो राइज हो जाएगा और हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवर में आ जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि चेंजेस इन फैक्टर इंडोमेंट्स, जो साधनों की पूर्तियां हैं या जो साधन संपन्नताओं में परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। अब देयर आर टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन, इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस, ये यहां मैंने लिया चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन। किसकी तकनीक में परिवर्तन हुआ, किस कमोडिटी की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जिसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट
कि जिस कमोडिटी का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी मींस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सुधार हो गया है, आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप नवीन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां उन एक्सपोर्टेबल्स का या उस एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी अब हम ज्यादा एक्सपोर्ट गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट जो एक्सपोर्ट्स की सप्लाई होगी, जो पूर्ति होगी निर्यातों की, वो राइज हो जाएगी, और उसके राइज होने से, सप्लाई के राइज होने से जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएगी, आपके निर्यातों की कीमतें घट जाएगी, और रिजल्ट क्या आएगा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाएगी, व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएगी। तो ये हुआ चेंज इन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पर, कि अगर मान लीजिए ये अनफेवरेबल टीओटी यहां टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट गुड्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं तो। अब इसी तरह से दूसरा एस्पेक्ट भी ले लीजिए कि अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी, डेल्टा मींस चेंज, टी फॉर टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन, और किसमें हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ मोर इंपोर्ट गुड्स, कि इंपोर्ट गुड्स का प्रोडक्शन जो है वहां टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया है, वहां तकनीक में परिवर्तन हो गया है, तो उसका प्रोडक्शन राइज हो गया, ये उसका प्रोडक्शन बढ़ गया जिसका आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया कि अगर मान लीजिए आप इंपोर्ट वाली गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो एज ए रिजल्ट जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट्स की प्राइस फॉल होगी, और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपके फेवर में आ जाएगी। तो यहां बिल्कुल हमें इसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसी तरह से हम बात करेंगे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो रुचियां हैं उनमें परिवर्तन, चेंजेस इन टेस्ट। अब फिर से इंक्रीज इन द टेस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर कंट्री। एग्जांपल यहां ले रहा हूं मैं, ये मान लीजिए ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, फिर से हम एक कॉमन एग्जांपल रख रहे हैं, यहां से कौन सी कमोडिटी जा रही है? यहां से एक्स कमोडिटी, यहां से वाई कमोडिटी जा रही है, यहां से इसको एक्स कमोडिटी जा रही है। अब मान लीजिए ए देश वालों का टेस्ट बदल गया है और ए देश वाले अब इस वाई कमोडिटी की फेवरेबल टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, ठीक है, फेवर में आ गए, इसकी डिमांड बढ़ा दी है उन्होंने, तो एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर वाई कमोडिटी विल राइज, इसकी मांग बढ़ जाएगी, और डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो प्राइसेस आपके इंपोर्ट्स के बढ़ जाएंगे, और इंपोर्ट्स के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड किधर आ जाएगी? वो अनफेवरेबल डायरेक्शन, यानी अनफेवरेबल टीओटी, आपकी जो व्यापार की शर्तें हैं वो प्रतिकूल हो जाएगी। तो अगर कोई देश, वहां के रहने वाले लोग जो हैं वो दूसरे देश की कमोडिटीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए वो उसके फेवर में आ जाते हैं कि हमें तो और ज्यादा चाहिए, जो रुचियों में परिवर्तन होता है कि हमारे टेस्ट बदल गए, अब हमें वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में उस कमोडिटी की डिमांड राइज होगी, आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसकी इंपोर्ट्स की प्राइस बढ़ेगी, और उसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी अनफेवरेबल हो जाएगी। और अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब कि अगर मान लीजिए इसी कमोडिटी की, ये जो वाई कमोडिटी है जिसका ए देश बी से इंपोर्ट कर रहा है, अगर यहां डिक्रीज हो गया हमारा टेस्ट, कि अभी हमारी रुचि बदल गई है, हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में इसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से इसकी प्राइसेस कम हो जाएगी, तो इंपोर्ट प्राइस फॉल होने से आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवर में आ जाएगी। तो जैसे ही रुचियों में परिवर्तन प्रतिकूल दिशा में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया कि अभी हमें उस कमोडिटी की जरूरत नहीं है, हमारा टेस्ट बदल गया है, हमारी रुचियां बदल गई है, तो इंपोर्ट्स की डिमांड कम करेंगे आप, और एज ए रिजल्ट उसकी प्राइस कम होगी, तो फेवरेबल टीओटी, अनुकूल व्यापार की शर्तें हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालती है, आर्थिक वृद्धि किस तरीके से व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालती है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, किसी देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना, कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज हो रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज हो रही है
ये प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है, वहां इनकम राइज हो रही है, वहां इनकम राइज हो रही है उस कंट्री में, वहां वेलफेयर राइज हो रहा है, लोगों का कल्याण बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है। तो अगर वेलफेयर, इनकम ये सब राइज होता है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड पर दो तरीके से इफेक्ट डालती है। इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इन टू वेज, दो तरीके से इफेक्ट डालती है। किस तरह से इफेक्ट डालती है, ये है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। तो एक तो इफेक्ट है इसका डिमांड इफेक्ट, मांग प्रभाव, और दूसरा जो इफेक्ट है वो है पूर्ति प्रभाव, सप्लाई इफेक्ट। अब डिमांड इफेक्ट क्या है कि ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री देयर विल बी राइज इन और इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। आर्थिक वृद्धि की वजह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, लोगों की आय का स्तर बढ़ गया है, इनकम का लेवल राइज हो गया है, और इनकम का लेवल राइज होने से, आय का स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, जो आयातों की मांग है, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये इसका डिमांड इफेक्ट हो गया। तो डिमांड इफेक्ट क्या है, मांग प्रभाव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम राइज हुई, पर कैपिटा इनकम राइज, और उसकी वजह से आपने इंपोर्ट्स की डिमांड को बढ़ा दिया है, ये मांग प्रभाव है, ये डिमांड इफेक्ट है। नाउ व्हाट इज सप्लाई इफेक्ट? सप्लाई इफेक्ट का मतलब है ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल्स, जो निर्यात वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति, और इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स की आयातों के प्रतिस्थापन जो हम कंट्री में बना सकते हैं, उनकी सप्लाई वो राइज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स, आयात प्रतियोगी वस्तुएं और निर्यात वस्तुओं की पूर्ति का बढ़ना। तो ये जो डिमांड और सप्लाई इफेक्ट है, ये जो मांग और पूर्ति का प्रभाव है, यही आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करेगा। तो किस तरह से करेगा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मांग प्रभाव आ गया, डिमांड इफेक्ट आ गया, हमारे पास सप्लाई इफेक्ट आ गया, पूर्ति प्रभाव आ गया। डिमांड इफेक्ट यानी इनकम बढ़ने से हम इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई इफेक्ट कि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एक्सपोर्ट्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब हमें देखना है, वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू इफेक्ट्स which ultimately determines the terms of trade। अब हम क्या करेंगे, इन मांग और पूर्ति प्रभावों का विशुद्ध प्रभाव निकालेंगे, जो आपके देश की व्यापार की शर्तों को निर्धारित करेगा। तो हमारे पास दो इफेक्ट आ गए। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों इफेक्ट्स में से कौन सा इफेक्ट पावरफुल है, कौन सा प्रभाव शक्तिशाली है, और उसी के बेस पे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होगी। तो यहां पर यानी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट। हम मांग और पूर्ति प्रभावों का विशुद्ध प्रभाव निकालेंगे। अब मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है, द डिमांड इफेक्ट, जो मांग प्रभाव है, दैट इज मोर पावरफुल देन सप्लाई इफेक्ट। मांग प्रभाव पूर्ति प्रभाव से अधिक शक्तिशाली है। नाउ व्हाट इज डिमांड इफेक्ट? इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ना, इंपोर्ट्स बढ़ना। और सप्लाई इफेक्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स की सप्लाई बढ़ना। और आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो इट इज ऑटोमेटिकली क्लियर कि देयर विल बी अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएगी। और अगर हम रिवर्स देखें कि इफ सप्लाई इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन डिमांड इफेक्ट, यानी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स की सप्लाई है वो ज्यादा हो रही है और डिमांड जो इंपोर्ट गुड्स की हो रही है वो कम हो रही है, तो उस केस के अंदर जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो फेवर के अंदर आ जाएगी। तो ये बात हुई हमारी डिमांड और सप्लाई के कंबाइंड इफेक्ट की। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं टैरिफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टैरिफ, प्रशुल्क। नाउ व्हाट इज टैरिफ? द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, आयातों पर लगने वाला कर। कि मान लीजिए ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। बी कंट्री, हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स ऑफ ट्रेड की स्टडी कर रहे हैं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम व्यापार की शर्तों का अध्ययन कर रहे हैं। बी कंट्री ए देश को वाई कमोडिटी का इंपोर्ट कर रहा है और ए देश इस वाई कमोडिटी पर क्या लगा देता है,
टैरिफ लगा देता है, टैक्स लगा दिया टैरिफ। तो एज ए रिजल्ट ये जो वाई कमोडिटी है ये इस देश में, ए देश में क्या हो गई है, महंगी हो गई है। दिस कमोडिटी बिकम्स कॉस्टलियर बिकॉज वहां पर टैरिफ इंपोज हो गया है। तो जैसे ही ये कमोडिटी पे टैरिफ लगाया तो इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी और इंपोर्ट्स आपके कॉस्टली हो जाएंगे, तो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स विल फॉल, आपकी जो मांग है आयातों की वो कम हो जाएगी और टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में आ जाएगी। तो ये बात की हमने टैरिफ की। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। नाउ व्हाट इज डिवैल्यूएशन, पहले आप ये देखें। डिवैल्यूएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी करना। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लें, इंडिया का एग्जाम्पल लें और हम यहां पर देखें कि जो हमारी एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए दैट इज $1 इक्वल्स टू ₹75। ये हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। $1 equals to ₹75. Now what is exchange rate? The rate at which currency of one country is converted in the form of currency of another country. जिस देश पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है वो विनिमय दर कहलाती है, एक्सचेंज रेट कहलाती है। अब ये मान लीजिए एक्सचेंज रेट $1 equals to ₹75 है और गवर्नमेंट ऑर्डर देकर इसे इसका डिवैल्यूएशन कर देती है $1 इक्वल्स टू ₹75 से मान लीजिए इसको ₹80 कर देती है, ठीक है, कि अब जो $1 है वो ₹80 का हो गया है, ऐसा हो जाता है मान लीजिए। दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, इसी को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। अवमूल्यन, रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, कि क्या हुआ है, आपके देश की मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा की तुलना में क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो $1 ₹75 से $1.80 हुआ है, इसका इफेक्ट क्या होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, वो हमें यहां पर स्टडी करनी है। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि डिवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, कि आपने अपनी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया, उसके मूल्य को कम कर दिया है, कि पहले अब जो $1 के लिए आपको ₹75 देने पड़ते थे, अब आपको $1 के लिए ₹80 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर परचेस करना आपके लिए महंगा हो गया है। अब क्या होगा इससे, कि जैसे ही $1 से $1.75 से $1.80 हुआ, तो यूएस गुड्स, जो यूएसए की कमोडिटीज थी, यूएस गुड्स मेड इन यूएसए जिनकी डिमांड हम कर रहे थे, मान लीजिए यूएस गुड्स बिकम्स कॉस्टलियर इन इंडियन मार्केट। हमारे भारत के बाजार में यूएसए की वस्तुएं महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या हो गया, $1.75 से $80 हो गया, यानी हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर यूएस गुड्स विल फॉल, वहां की वस्तुओं की मांग यानी एक तरह से इंपोर्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंपोर्ट्स की डिमांड अगर कम हुई तो आपके ओवरऑल जो इंपोर्ट्स हैं यूएसए से वो कम हो गए यहां पर। तो ये तो इंपोर्ट्स पे इफेक्ट हुआ कि जैसे ही आप डिवैल्यूएशन करोगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे। अब इसका रिवर्स इफेक्ट देखो कि इंडिया की गुड्स की जो डिमांड है, इंडियन गुड्स, जो हमारी गुड्स की डिमांड है यूएसए में, इन यूएसए, वो क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। इंडियन गुड्स बिकम्स चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुएं सस्ती हो गई है, तो डिमांड फॉर इंडियन गुड्स विल राइज। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश की वस्तुओं की मांग विश्व बाजार में बढ़ेगी, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो निर्यात हैं वो बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, आपके इंपोर्ट कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किधर आने वाली है, फेवर में आने वाली है, अनुकूल स्थिति में आने वाली है, ठीक है, क्योंकि डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन इंपोर्ट्स को कम कर देगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देगा, आयातों को कम कर देगा और निर्यातों को बढ़ा देगा, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में आ जाएगी, व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाएगी। अब यहां पर
जो टर्म्स ऑफ ट्रेड किस तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यह आयातों व निर्यातों की जो मांग और पूर्ति की लोचें हैं उन पर निर्भर करेगा, जिसको हम एक अलग से टॉपिक डिवैल्यूएशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट कंडीशंस, बाजार की दशाएं, बाजार की स्थितियां क्या है। अब यहां पर मान लीजिए कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए भारत जो है वो यूएसए को कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके को कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारी मोनोपोली है, वर्ल्ड में हमारी मोनोपोली है, मान लीजिए एकाधिकार है विश्व में, या हम जो और देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस वस्तु को हम भी कर रहे हैं, कुछ और देश भी कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम हमारा ग्रुप बना लेते हैं, ओलिगोपोली मार्केट क्रिएट कर लेते हैं, अल्पाधिकार, कि हमने मान लीजिए अपना ग्रुप बना लिया है, कार्टेल बना लिया है। तो अब हम पूरे जो डिमांड करने वाले कंट्रीज हैं, जो उस कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस राइज कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड में आपकी मोनोपोली है या आप ओलिगोपोली मार्केट में आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स के की जो प्राइस है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे और टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में आएगी। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमारे पास एग्जांपल है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑयल प्राइसेस पर इफेक्ट डालता है। तो ये तो बात हुई एक्सपोर्ट की कि अगर एक्सपोर्ट गुड्स यानी जिनका निर्यात कर रहे हैं उसमें अगर हमारी मोनोपोली, एकाधिकार है, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली है, एंड इंपोर्ट मार्केट जो है वहां कंपटीशन है कि आप जिस कमोडिटी का इंपोर्ट कर रहे हैं वो 50 कंट्री आपको देने के लिए तैयार है, 80 कंट्री आपको देने के लिए तैयार है, 100 कंट्री आपको देने के लिए तैयार है, यानी पूरा कंपटीशन है। तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर बार्गेनिंग करेंगे और जो सबसे कम प्राइस पर आपको देगा उससे आप इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपकी मोनोपोली, ओलिगोपोली है, और इंपोर्ट जिस कमोडिटी का कर रहे हैं वहां कॉम्पिटिशन है, तो इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगी वो आपके फेवर में होगी, वो अनुकूल होगी। ठीक है, और रिवर्स अगर हो जाए कि जिसका इंपोर्ट आप कर रहे हैं, जिस वस्तु को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सामने जो दे रहा है उसकी मोनोपोली है या ओलिगोपोली मार्केट के अंदर वो बिहेव कर रहा है, और आप जिस कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंपटीशन है, वहां तो वो 100 कंट्री और कर रहे हैं, तो उस केस में फिर वो आपके अगेंस्ट में जाएगी, वो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी, वो प्रतिकूल व्यापार की शर्तें होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, अविस्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और अविस्फीति। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? परसिस्टेंट और कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का राइज होना, कीमत स्तर का बढ़ना, वो इन्फ्लेशन होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके यहां पर कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है, यानी जो प्राइस लेवल है, जो कीमत स्तर है वो बढ़ गया है, प्राइस लेवल क्या हो गया है, राइज हो गया है, कीमतें बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, राइज इन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स गोज अप, कि अब क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो आपके यहां पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल आई। क्यों अनफेवरेबल आई, क्यों आपके अगेंस्ट आई? बिकॉज विथ राइज इन द डोमेस्टिक प्राइजेस, जैसे ही आपके यहां पर कीमतें बढ़ने लगी वस्तुओं की, तो जैसे ही कीमतें बढ़ी तो आपके यहां तो कीमतें बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, और कीमतें बढ़ने का प्रभाव एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए वर्ल्ड में, तो इसलिए जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, शेष विश्व में आपकी जो वस्तु है वो महंगी हो गई, आपका प्रोडक्ट जो है कॉस्टलियर हो गया है, इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स महंगे होने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और अब हमारे यहाँ पर जो कमोडिटीज बन रही है वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट बढ़ा देंगे, तो इंपोर्ट राइज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी अनफेवरेबल है। डिफ्लेशन अगर आ जाता है, डिफ्लेशन का मतलब कीमतें क्या हो रही है, कम हो रही, जस्ट अपोजिट, कि अगर प्राइस लेवल कम हो जाता है, कीमत स्तर घटता है, तो एक तरह से क्या हुआ, आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते हो गए, तो एक्सपोर्ट सस्ते हुए तो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इंपोर्ट्स जो है अब आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके यहीं पे बहुत अच्छा प्राइस लेवल आ गया है, कम कीमतों पे वस्तुएं मिल रही है, तो ओवरऑल इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में आ जाएगी। ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स तभी एप्लीकेबल है, मैंने पहले भी बताया, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब अन्य बातें समान रहती है।
और अब लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष। Now, what is balance of payment? Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between residents of the country and rest of the world. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष क्या है? एक लेखा है कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये हमारा कंट्री है इंडिया, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व है मान लीजिए, और ये यहां से जो कुछ भी पैसा 1 ईयर में जा रहा है पेमेंट्स हमारे, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया की तरफ आ रहा है यानी हमारे रिसिप्ट्स, तो ये जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारे दूसरे कंट्रीज से हो रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहे हैं, उनके बदले में जो इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, जो पैसा आ रहा है इंडिया में और जो पैसा जा रहा है इंडिया से, उसका जो अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक वर्ष में जितने भी आर्थिक लेन देन शेष विश्व के साथ हमारे हो रहे हैं, उसके बदले में जो कुछ भी प्राप्तियां और भुगतान हो रहा है, उसका जो लेखा है वो भुगतान शेष है। अब अगर मान लीजिए आपके बीओपी में डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, कब होगा डेफिसिट? घाटा है, भुगतान शेष में घाटा कब होगा? व्हेन पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसिप्ट्स, जब जो प्राप्तियां हैं वो कम है और पेमेंट्स ज्यादा है, भुगतान ज्यादा है, यानी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा दे रहे हो और आपको वहां से जो रिसिप्ट्स मिल रही है वो कम है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनफ्लोज आर लेस एंड आउटफ्लोज आर मोर। तो इस सिचुएशन के अंदर कि जब हमारा जो रिसिप्ट्स पार्ट है, प्राप्तियों वाला भाग है, वो कम है और पेमेंट्स हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उस केस में हमारी जो एक्सचेंज रेट होगी, जो विदेशी विनिमय की दर होगी, वो कम हो जाएगी। क्यों होगी कम? बिकॉज आपकी जो पेमेंट्स हैं, जो भुगतान है वो ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। और अगर एक्सचेंज रेट कम हो गई, एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब वही $1.50 से $1.40 हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो इंप्रूवमेंट होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड में, आपकी जो व्यापार की शर्तें हैं वो बेसिकली क्या होगा, वहां पर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वहां सुधार होगा। और सरप्लस अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, ठीक है, सरप्लस अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, तो सरप्लस का मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट्स ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, प्राप्तियां ज्यादा है और भुगतान कम है। तो उस केस के अंदर सरप्लस में क्या होगा? आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट के बढ़ने से जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाएगी, ठीक है, वो अनफेवरेबल होगी, वो प्रतिकूल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, जो विभिन्न निर्धारक घटक हैं, वो किसी देश की व्यापार की शर्तों पर, टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट डालते हैं। आज का हमारा यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।